Hello students, today we are going to start chapter number 5, 9th class. Chapter name is the fundamental unit of life. ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका बायो का चैप्टर है. इससे पहले केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कर चुके हैं हम, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग. केमिस्ट्री के चैप्टर करने के बाद अभी हमने स्टार्ट किया है बायो का चैप्टर. बायो का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे बुक के अंदर ये कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5. अब देखो बायो के चैप्टर करने के लिए आपको पता होगा बायो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, सारी लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे. तो जैसे कि चैप्टर है उसका नाम देखिए क्या है, उसका मतलब समझिए, चैप्टर के नाम से क्या मतलब निकाल पा रहे हैं आप. तो देखिए क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को बनाने के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए एक आधारभूत इकाई है हमारी, जो बेस है हमारी लाइफ का, वो क्या है, हमारे सेल्स. मतलब हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, एल्गी हो, हर किसी को बनाने के लिए हर किसी की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है. ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि आपका सेल है उसके बारे में स्टडी करेंगे आप. अब देखिए, जैसे कि मान लिया आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी. तो ईंटें क्या है, उस घर को बनाने के लिए उसका फंडामेंटल है, उसका बेस है. घर तभी बन पाएगा जब आपके पास क्या होंगी, ब्रिक्स होंगी. तो उसी तरह अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऑर्गेनाइज करना है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनना है या कोई प्लांट बनेगा हमारा या कोई एनिमल या कोई बैक्टीरिया, उसको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये है आपके चैप्टर का नाम, मतलब हम सारा सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो देखिए क्या है आपका, वाइल एग्जामिन एंड a thin slice of a cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी सेल्स की, तो कौन थे वो, रॉबर्ट हुक. और इन्होंने जो डिस्कवरी थी सेल की, ये कहाँ पे की थी, इन्होंने की थी ये जो हमारी कोर्क होता है. कोर्क का मतलब क्या है, जो हमारे जो प्लांट है, जो उसका बार्क है, बार्क होता है तना, तने से मिलता है हमें कोर्क, तने से क्या मिलता है, कोर्क मिलता है. मतलब एक तरह का ये डेड सब्सटेंस था, ये डेड सेल था प्लांट का. इसको इन्होंने यूज़ किया और इन्होंने क्या किया, इसके अंदर से इसको बहुत सारे स्ट्रक्चर नज़र आए. तो जो स्ट्रक्चर इसने देखे, ये स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहे थे, हनी कोम से. हनी कोम क्या होता है आपका, जैसे मधुमक्खी क्या करती है, छत्ता बना के रहती है उसके अंदर, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना देती है वो, छोटे छोटे वो क्या करती है, वो सर्कुलर फॉर्म में कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है वो. तो उसी से इसने रिजेंबल किया कि जो हनी कोम है उसी की तरह इनको क्या नजर आए, सेल्स नजर आए. मतलब कोर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो इनको क्या नजर आया, छोटे छोटे रूम्स नजर आए, लिटिल कंपार्टमेंट्स नजर आए. उसके बाद इन्होंने बोला कोर्क है क्या. कोर्क की डेफिनेशन है यहाँ से, कोर्क इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. कोर्क क्या है, एक ये सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट की बार्क से. और बार्क क्या होता है, तना होता है. दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self designed microscope. जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जो डिस्कवरी थी, सेल की डिस्कवरी, इसको कब किया, 1665 में. और इन्होंने क्या किया, मतलब बाय चांस इन्होंने ये नई जो डिस्कवरी थी वो कर दी इन्होंने. और इसको डिस्कवरी करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप तो नहीं थे, इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया और उन्हीं के अंदर इसने क्या किया, जो हनीकॉम लाइक इनको जो स्ट्रक्चर नज़र आए थे उनको ऑब्जर्व किया. रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स. जो इनको बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर नज़र आया उसको क्या नाम दे दिया रॉबर्ट हुक ने, सेल्स का नाम दे दिया. और जो सेल है उसको लैटिन में क्या बोलते हैं, लिटिल रूम. क्या बोला जाता है, लिटिल रूम बोला जाता है. दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल. ये देखिए उसके बाद, This may seems to be very small and significant incident, but it is very important in the history of science. ये एक छोटा सा इंसिडेंट था, इनसिग्निफिकेंट माना गया था इसको स्टार्टिंग में, लेकिन इसने क्या किया, जो साइंस की हिस्ट्री थी उसके अंदर एक नया, इसने नई कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नई कोई डिस्कवरी इन्होंने की. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट someone had observed that living things appear to consist of separate unit. तो ये सबसे पहले डिस्कवरी थी जिसके अंदर पता चला कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग यूनिट से मिलके बने हुए हैं. और जो यूनिट क्या है, यूनिट है आपकी सेल्स.
The use of the word cell to describe this unit is being till this day in the biology। और जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, सेल्स का यूज़ करते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सेल्स। हमें सेल्स के बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए क्या है आपका, वट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने होते हैं, क्या है उनका फंडामेंटल, क्या बोलोगे आप उसका फंडामेंटल, उनका फंडामेंटल क्या है, सेल्स है। तो एक्टिविटी में क्या किया गया है, ओनियन पील का यूज़ किया गया है और ओनियन पील के जो सेल्स हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया और उनकी शेप को चेक किया गया है। और इसमें क्या किया है, अलग अलग साइज़ के आपको ओनियन बल लेने हैं, कोई छोटा प्याज लेना आपको, कोई थोड़ा बड़ा लेना है, उससे बड़ा लेना है। फिर उसको आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन किया गया है जो शेप है हमारे सेल्स की क्या वो अलग अलग होगी या फिर सेम होगी। साइज तो आपको पता है डिफरेंट होगा ही सेल्स का, क्योंकि आपने क्या किया है, ओनियन को अलग अलग यूज़ किया है। तो क्या शेप में भी कोई डिफरेंस आ जाएगा क्या, तो चेक करते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब से हमें क्या लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप मतलब एक तरह से चिमटी होती है जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए करते हैं। और उसका यूज़ क्या करेंगे हम, वी कैन पील ऑफ द स्किन। स्किन मतलब जो बाहर की लेयर है, जो ओनियन को हमने छिलका उतार दिया है और उसके बाद जो आपको पर्पल कलर की जो लेयर नजर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। किसकी एपिडर्मिस है वो, ओनियन पील की एपिडर्मिस है, ओनियन की एपिडर्मिस है। जैसे ही हमने उसको क्या किया, पील को ऑफ कर लिया है, जो पर्पल कलर जो उतारा है आपने किससे, ओनियन बल्ब से, उसको आपको क्या करना है, उतारने के बाद तुरंत बाद आप उसको कहाँ डाल दोगे, वाच ग्लास। वाच ग्लास एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है, उसके अंदर आपको क्या रख लेना है, पानी रख लेना है, क्योंकि आपको क्या करना है, वो सेल पानी के अंदर आपको रखने हैं। अगर सूखा रखोगे आप उसको तो सेल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसको कुछ टाइम के लिए आपको क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो उसके लिए आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा उनको, पानी के अंदर। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने यही लिख रखा है कि क्यों रखते हैं उसको पानी के अंदर, टू गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, क्योंकि जो हमारे सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उनसे बचाने के लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। आपको एक ग्लास की स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर आपको क्या रखना है, पानी रखना है। और जो आपने पील उतारी है, जो पर्पल कलर की पील आपने ओनियन बल्ब से उतारी है, वो आपको क्या करनी है, वॉच ग्लास से उस स्लाइड के ऊपर आपको ट्रांसफ़र करनी है। अब वॉच ग्लास से स्लाइड पे जब आप पील को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक पेंट ब्रश होती है, हेयर पेंट ब्रश, उसका आपको यूज़ करना है। तो उससे हम क्या कर देंगे, जो हमने वॉच ग्लास के अंदर जो हमारा सेल है, जो कि मतलब ओनियन बल्ब की जो पील है, उसको हम किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमारी ग्लास की स्लाइड है उसके ऊपर। फिर हमें डालना है एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम क्या है, सैफ्रेनिन सॉल्यूशन। क्या नाम है सॉल्यूशन का, सैफ्रेनिन सॉल्यूशन। मतलब एक तरह से ये डाई है। डाई क्या करती है, जो हमने ओनियन पील ली है उसके सेल्स को क्या कर देगी, कलर कर देगी। और कलर करने से के बाद क्या होगा, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्लियर हो जाएगी। मतलब हमें कलर डालने के बाद क्या होगा कि हमें जो पार्ट्स हैं सेल्स के वो हमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने वहाँ पे सैफ्रेनिन सॉल्यूशन डाला, उसके बाद आपको क्या करना है, कवर स्लिप से आपको ओनियन पील को क्या कर देना है, कवर कर देना है। टेक केयर टू, क्या केयर रखनी है आपको, क्या ध्यान रखना होगा, अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। कि जो आपके एयर बबल्स हैं वो आपकी पील के अंदर एंट्री ना करें। मतलब कवर स्लिप को आपको इस तरह से रखना है कि कोई भी एयर बबल आपकी पील के अंदर ना आए, एंट्री ना करे। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने टीचर की आपको हेल्प लेनी है। तो जो भी आपने स्लाइड के ऊपर जो आपने ओनियन पील रखी है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी माउंट ऑफ द ओनियन पील। टेम्परेरी क्यों बोला गया उसको, क्योंकि आपने उसी टाइम के लिए उसको प्रिपेयर किया है और उसी टाइम उसके आप सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे आप उसको। लेकिन अगर जो परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, परमानेंट स्लाइड का प्रोसीजर अलग होता है, उसमें बॉइलिंग वगैरह भी करना पड़ता है, हमें अलग अलग डाइज यूज़ करनी पड़ती है, तो वो प्रोसीजर हमारा क्या है, अलग है। तो इसमें जो हमने स्लाइड बनाई है वो किस चीज़ की बनाई है, ओनियन पील की टेम्परेरी स्लाइड बनाई है हमने। क्या बनाई है, ओनियन पील की टेम्परेरी स्लाइड। फिर उसको क्या करेंगे हम, आपको ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप यहाँ पे स्लाइड को रखेंगे, ये है प्लेस जहाँ पे स्लाइड को रखा जाएगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये है आपका आई पीस, जहाँ से आपको देखना है स्लाइड के अंदर क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, किस तरह के स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। नीचे हमारा लगा होता है मिरर, जहाँ से जो सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी और रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ तक पहुँचेगी, आपकी ग्लास स्लाइड तक। और जो ग्लास स्लाइड पे जो भी आपने ओनियन पील रखी है उसका जो भी कंटेंट
अरेंजमेंट है वो आपको नज़र आएगा, आपको जो भी शेप है सेल्स की वो आपको नज़र आएगी। तो ये किसका डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि जो साइज़ है सेल्स का या किसी भी चीज़ का उसको क्या कर देना, इंक्रीज करके हमें दिखाना। ठीक है, मतलब ये क्या कर देते हैं, सेल के साइज़ को बढ़ा करके, मतलब जूम करके हमें दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है सेल्स के, क्या उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, और जो भी आपको नज़र आ रहा है उसको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक पे आपको रफली ड्रॉ कर लेना है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आने वाला है ये। और ये क्या है, आपका ओनियन पील के जो सेल्स है, मतलब आपको पता है हर एक चीज़ लिविंग जो भी है आपकी, प्लांट है, एनिमल से कोई भी लिविंग थिंग है वो सेल से मिलके बनती है। तो जो आपकी ओनियन पील है वो भी किस चीज़ से मिलके बनी होगी, छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होगी। और वो सारे सेल्स मिलके उन्होंने क्या बना दिया, पूरा का पूरा हमारा ओनियन की फॉर्मेशन कर दी है। तो जो आप ये देख पा रहे हैं ये सारे क्या हमारे सेल्स हैं। किसके सेल्स देख पा रहे हैं आप, ये सभी ओनियन पील के सेल्स। और जो आप सेंटर के अंदर जो डार्क स्पॉट इसके अंदर आप जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सेल का क्या है ये, न्यूक्लियस। और ये बहुत सारे सेल्स है, देखिए ये सारे क्या है, सेल्स ऑफ द ओनियन पील। और सेंटर में क्या बोला अभी हमने, सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो आप यहाँ से चेक कीजिए जो सेल्स हैं क्या वो हमें अलग अलग शेप के नज़र आ रहे हैं, सेम शेप के नज़र आ रहे हैं। सभी के सभी सेल्स ओनियन के ही हैं, ओनियन पील से ही हमने बनाए हैं वो जो सेल्स जो ऑब्जर्व किए हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये सारे सेल्स क्या होंगे, सेम शेप के होंगे। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका ओनियन बल्ब है उसके अंदर जो पील आपने ली है उसके जो सेल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। नेक्स्ट देखिए, We can try preparing temporary mounts of the peel of the onion of different size। ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बोला था, आपको अलग अलग साइज़ के ओनियन बल्ब्स लेने हैं और उसके फिर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के पील्स को आपको ऑब्जर्व करना है। और आपको क्या नज़र आएगा, कंक्लूजन क्या होगा, हर एक सेल आपका जो ओनियन बल्ब का होगा, जो ओनियन सेल का पील का सेल होगा वो सभी आपको कैसे दिखेंगे, लुक सिमिलर टू ईच अदर। वो आपको क्या दिखेंगे, एक जैसे ही नज़र आएंगे। अगर आपने छोटा लिया है बल्ब तो आपका जो पील का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। छोटे छोटे जो सेल्स हैं उन्होंने क्या बना दिया है, बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है। और उस बड़े स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ओनियन बल्ब। जैसे ईट ईट मिल के क्या बन गया, आपका पूरा घर बन गया है, उसी तरह सेल्स जुड़ जुड़ के एक दूसरे से मिल के क्या बन गया, यहाँ पे ओनियन बल्ब बन गया है। उसके बाद आप देखिए, ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज है सिमिलर स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमने क्या बोला है यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। These structure that we see are the basic unit of the onion bulb। और जो आपने स्ट्रक्चर जो भी देखा है ये क्या है, ओनियन बल्ब की बिल्डिंग यूनिट है। मतलब ये फंडामेंटल यूनिट है किस चीज़ की, ओनियन बल्ब की। और इसको क्या बोला गया है, सेल्स बोला गया है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि खाली ओनियन बल्ब ही सेल से मिलके नहीं बना हुआ है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आप अपने आसपास में ऑब्जर्व करते हो वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। हाउएवर देयर ऑल्सो सिंगल सेल डेट लिव ऑन देयर ओन। और हमारे जो आसपास है वहाँ पे कैसे सेल्स भी है, सिंगल सेल भी है। मतलब हमारे आसपास में मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर कई सारे सेल्स हैं, बहुत तरह के सेल्स हैं। और कई ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक ही सेल है और एक ही सेल सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो कि जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है कि कैसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो सेल्स के लिए जिन्होंने और आगे ऑब्जर्वेशन की और उसके अंदर नई नई चीज़ें फाइंड आउट की, किसी ने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया। और जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो अपनी स्टडी की थी वो की थी डेड सेल के ऊपर, क्योंकि जो कोर्क है वो क्या है, एक तरह का डेड सेल है। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, कोर्क के बाद जो साइंटिस्ट थे हमारे ल्यूवेनहोक ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल की इन्होंने क्या की, डिस्कवरी की। सबसे पहले फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की किसने की, ल्यूवेनहोक ने। और सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी नॉन लिविंग सेल्स की, जो कि कोर्क था। और जो ल्यूवेनहोक ने की थी उसने क्या, किसकी की थी, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, 1831 के अंदर इन्होंने सेल के अंदर बताया कि सेल के अंदर जो भी हमने राउंड ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर देखा था, क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस का नाम दिया। कि सेल के अंदर
अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो कि क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, पूरे सेल की वर्किंग को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके पुरकिंजी। पुरकिंजी ने क्या बोला कि जो हमारे सेल हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़, जैसे मान लिया अभी हमने एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है सेल का, ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल न्यूक्लियस के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इकट्ठा बोल दिया जाए, इकट्ठे इसके लिए एक टर्म का नाम दिया है जो कि पुरकिंजी ने किया है ये काम। और क्या बोला, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो प्लाज्म है आपके, एक साइटोप्लाज्म है और दूसरा कौन सा है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। किसने किया था ये डिस्कवरी, किसने की, इन्होंने नाम किसने दिया यहाँ पे, पुरकिंजी ने। पुरकिंजी के बाद देखिए सेल थ्योरी दी गई, और सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डर और शेवान ने। दो बायोलॉजिस्ट थे आपके, शेल्डर और शेवान। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, और इसी को क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, शेल्डन और शेवान, शेल्डन और शेवान। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट थे हमारे साइंटिस्ट वर्चो। वर्चो ने क्या किया, 1855 के अंदर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी। क्या बोला इन्होंने कि जितने भी हमारे पुराने सेल हैं वो पुराने सेल ही डिवाइड हो करके क्या करते हैं, नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो नए सेल्स बनते हैं, जैसे मान लिया हमें चोट लगी, फिर वहाँ पे स्किन आ जाएगी आपकी, यहाँ कहीं पे कोई आपको हीलिंग हो गई है, थोड़े दिनों के बाद वो वाउंड क्या होगा, अपने आप से भर जाएगा। तो वहाँ पे जो हीलिंग हुई है ये काम करता कौन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पहले सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या है, पुराने जो सेल्स हैं वही डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके वो क्या करेंगे, नए सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, और वो नए सेल्स बने कहाँ से, हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये किसने बताया था, हमारे साइंटिस्ट थे वर्चो। वर्चो ने क्या एक्सप्लेन किया कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं उनको बनाता कौन है, हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल। और कब की इन्होंने अपनी डिस्कवरी, 1855 में। ये था हमारा सारा कि कैसे हमारी जो सेल है उसके अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन किया गया, क्या क्या नाम दिया गया, किस किस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। इंपॉर्टेंट है आपका ये पार्ट, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जब तक आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक आपको जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तब तक आपको उनका पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज की डिस्कवरी हुई, हमने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक मतलब जो बहुत छोटे साइज के हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से नज़र नहीं कर सकते, जो नज़र नहीं आते हैं, उनको किसकी हेल्प से देखा गया, बाय द यूज ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने सुना भी होगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक चैप्टर किया होगा 8th क्लास के अंदर, जहाँ पे आपने किया होगा कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आते हैं। इनको देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो यही बताया गया आपको कि हमारे कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक ही सेल है इनकी बॉडी के अंदर, और वो ही सेल सारा काम करेगा, खाना लेने का भी, डाइजेशन का भी, बॉडी के बाहर जो वेस्ट को रिमूव करना है उसका भी, हर तरह का काम एक ही सेल परफॉर्म करेगा। तो देखिए क्या क्या है ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको, अमीबा, अमीबा के बाद क्या है आपका, क्लेमाइडोमोनास, एल्गी है आपकी क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ है और बैक्टीरिया। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गए, कुछ एक एल्गी हो गई आपकी, अमीबा हो गया, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। तो ये जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब है सेल। इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनकी बॉडी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स हैं और जिन्होंने मिलके क्या कर दिया, पूरी बॉडी को फॉर्म किया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, सेलुलर का मतलब क्या है, सेल्स। एग्जाम्पल क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, देखिए आप, फंगस हो गया आपका, प्लांट्स हो गए,
एनिमल्स हो गए, और हम खुद ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बताया गया है क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं क्या होते हैं, और साथ में क्या बताए गए हैं, उनके एग्जाम्पल बताए गए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए वो क्या है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हुई है। उनकी फॉर्मेशन किससे हुई है, एक सिंगल सेल से हुई है। जैसे कि आपको पता होगा मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, सेक्स सेल्स होते हैं, और वो सेक्स सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट क्या होता है आपका, एक सिंगल सेल होता है। मतलब हमारी जो फॉर्मेशन हुई है या कोई भी जो लिविंग थिंग की जो फॉर्मेशन हुई है, स्टार्टिंग के अंदर उनकी बॉडी के अंदर भी क्या था, एक सिंगल सेल था, और उस सेल ने डिवाइड हो करके क्या बना दिया, हमारे कई सारे अलग अलग तरह के सेल्स बनाए। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि एक सिंगल सेल से ही हमारी बॉडी की जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आपका एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पेल। आपको क्या लेना है, लीफ लेनी है, मतलब आपको पत्ते लेने हैं, रूट्स लेनी है, रूट्स के आपको टिप पार्ट लेने हैं, और आपको क्या करने हैं, इवन पील्स ऑफ द ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब आपको लीफ पार्ट भी लेना है, आपको रूट पार्ट भी लेना है, आपको पील पार्ट लेना है, और आपको क्या करना है, इन सभी को आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, और आपको देखना है, देखिए क्या क्या देखना है आपको, क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म ऑफ शेप एंड साइज। जो रूट सेल्स हैं, जो स्टेम सेल हैं, जो लीव सेल हैं, जो पील सेल हैं, क्या वो सारे के सारे एक ही जैसे नजर आ रहे हैं क्या, किस शेप उनकी सेम है, क्या साइज उनकी सेम है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द स्ट्रक्चर, क्या सभी का स्ट्रक्चर क्या सेम है। कुड यू फाइंड डिफरेंस अमंग द सेल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे कि जो अलग अलग पार्ट हैं तो उनके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे हैं। व्हाट सिमिलैरिटी कुड वी फाइंड, और उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, तो उसके बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन किया गया है। तो आंसर देखिए क्या होगा इसका, सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है, अलग अलग शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या है, हमारी बॉडी क्या है, सेल से मिलकर बनी हुई है। हर जगह पे हमारा कोई ना कोई सेल प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो देखिए आप यहाँ से डायग्राम से चेक कर पाएंगे हमारी बॉडी के सेल्स। सबसे पहले यहाँ पे है मसल सेल, और कौन सा मसल सेल है ये, हमारा स्मूथ मसल सेल। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है ब्लड सेल्स, फिर है आपका नर्व सेल, फिर है आपका ओवम। ओवम है आपका फीमेल का सेक्स सेल्स बोलते हैं हम ओवम को। और उसके बाद जो आपको ये स्पर्म नजर आ रहा है ये है मेल सेक्स सेल, बोन सेल, उसके बाद है फैट सेल। तो हमारी बॉडी में क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के क्या है, अलग अलग सेल्स हैं। अब देखिए आप इस पिक्चर को देख के बताइए क्या इन जो सेल्स है इनकी शेप एक जैसी है क्या इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या ये। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के हैं, अलग अलग दिख रहा है इसमें आपको। और इनका जो फंक्शन है वो भी क्या है, वो अलग अलग है। तो जो सेल्स होते हैं उनका जो काम है वो बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल्स। हर सेल का अपना एक फिक्स वर्क होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये मसल्स का काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है। जैसे ब्लड सेल हैं आपके, ब्लड सेल के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेने का काम करेगा। इसके अलावा आपके प्लेटलेट सेल्स हैं, आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, जर्म्स के साथ फाइटिंग करेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगे। ये नर्व सेल आपका क्या करेंगे, आपकी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरे मतलब ब्रेन तक सेंड करके आएंगे, और ब्रेन से फिर जो आपको रिसीव मैसेज मिलेगा उसको आपकी बॉडी तक पहुंचाएंगे। और ओवम है या फिर स्पर्म सेल है, हर किसी सेल का अपना अलग अलग से काम है, और उसी को क्या बोला जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जो काम है इनका वो क्या है, बटा हुआ है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो क्या होगा, उनके अंदर तो एक ही सेल है, तो एक ही सेल क्या करेगा, हर तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या आपका,
तो शेप और साइज़ की बात की गई है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप होता है और साइज होता है सेल का, वो किसके बेस पे दिया जाता है? वो दिया जाता है वो किस तरह का काम करते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका सेल कैसा है, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। शेप चेंज क्यों करता है? क्योंकि इसको खाना भी उसी सेल की हेल्प से का खाना है, डाइजेशन भी उसी सेल की हेल्प से करना है सॉरी, और जो इसको मूवमेंट है वो भी क्या है, उसी सेल की हेल्प से करना है। तो जो इसका सेल है वो क्या है, जो क्या करता रहता है, शेप को हर टाइम चेंज करता रहता है। तो इसकी जो आप बोल सकते हो शेप फिक्स नहीं है। और आपने ड्रॉ भी करते हो ना जब आप अमीबा, तो उसमें हम बोलते भी हैं कि अमीबा की जो सेल है उसकी शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि कैसा सेल है ये, जो अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल की एक टिपिकल शेप है। शेप ऐसी क्यों है? क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स, एक पेक्युलर फंक्शन करना पड़ता है, एक यूनिक फंक्शन है हमारे नर्व सेल का, इसलिए उसकी शेप क्या है, फिक्स है। अगर आपको बोल दिया जाए कि नर्व सेल ड्रॉ कीजिए, तो नर्व सेल की शेप आपको वही ड्रॉ करनी है, आपको वही नर्व फाइबर्स बनाने हैं, एक्सोन बनाना है, बताएंगे इसको भी कैसे क्या ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप ही आपको नर्व सेल की ड्रॉ करनी है। आगे देखिए, each living cell has the capacity to perform certain basic function that are the characteristic of all living forms। हर एक सेल का एक बेसिक फंक्शन है, मतलब कोई भी सेल हो आपका, कुछ एक फंक्शन क्या है, बेसिक है, जो हर किसी सेल को करने ही करनी है, अगर क्या करना है, उनको जिंदा रहना है। तो उसके बाद है कुछ एक सेल्स के फंक्शन क्या है, बटे हुए भी हैं, जिसको भी हमने बोला था डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो हार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पंप करना पड़ेगा, काम बटा हुआ है हार्ट का। जो हार्ट के सेल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, उनका काम अपना फिक्स है, ब्लड को पंपिंग करने का काम है उनका। और जैसे कि हमारा स्टमक है, जो पेट है, उसको क्या करना है, उसको खाने को डाइजेशन ही करना है, फंक्शन उसका क्या है, फिक्स है। तो आप बोल देंगे कि हर एक सेल का क्या है, एक पेक्यूलियर फंक्शन है। अब क्या है, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कि ये जनरल सेल ड्रॉ कर दिया है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डेंस पार्ट को न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है आपके सेल की, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ये हमने जनरल जो स्ट्रक्चर है सेल का वो ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, अब आपको आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्या काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या इसका दूसरे जो सेल है उसके कंपैरिजन में कैसे फंक्शन करेगी, किस चीज़ की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद जैसे आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको कि हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, फिर उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, पता है आपको, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कैसे की थी, बाय चांस की थी उन्होंने, और किस चीज़ के अंदर की थी, बाय द यूज़ ऑफ द कॉर्क सेल। और अपना खुद का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्हीं से इन्होंने क्या किया था, सेल के स्ट्रक्चर को बताया था कि लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे रूम्स होते हैं। जैसे कि इसने स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया, हनी कॉम्ब के साथ। तो ये लिखना है इसमें आपको, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि सेल है हमारा, उसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से बना हुआ है, सेल की वजह से बना हुआ है। और हर एक फंक्शन हमारी बॉडी में करता कौन है, सेल करता है। तो उसके बेस पे बोला जाएगा कि जो हमारा सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारे लाइफ की। हमारी लाइफ मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सेल्स के फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड है। देखिए इसके अंदर क्या है, वट इज़ द सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ के बने हुए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस था, और बीच का जो पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे अभी इनके बारे में कि सेल एक्चुअल में किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर हमने ऑब्जर्व किया है सेल को। वी कुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स, हमें 3 फीचर्स नजर आए हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर हमें 3 फीचर नजर आएंगे और वो 3 फीचर कौन कौन से हैं? वो 3 फीचर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। और जितनी भी एक्टिविटी है सेल के अंदर या सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो सभी को कंट्रोल कौन करेगा? ये सभी पार्ट्स मिलके कंट्रोल करेंगे। तो 1 बाय 1 हम फंक्शन करेंगे। जैसे कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है और क्या इसका काम है। तो देखिए फर्स्ट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको हम। ये हमारे सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है। क्या है ये? सबसे बाहर वाली कवरिंग है सेल की। और जो क्या करती है, सेल के जो अंदर का कंटेंट है और जो सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करेगी? सेपरेट रखेगी। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है हमारा और ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है, ये आउटर मोस्ट, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है और ये सेल के बाहर वाला क्या है? एनवायरनमेंट है। तो ये क्या करेगी? एनवायरनमेंट के और जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनको क्या रखेगी? ये सेपरेट रखेगी। दोनों को क्या रखेगी? ये अलग रखेगी। और इसका दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा ये क्या काम करती है कि कुछ एक चीज़ों को सेल के अंदर जाने देगी, एंट्री करने देगी कुछ एक को, और कुछ एक को सेल से बाहर आने के लिए भी ये अलो करती है। मतलब अंदर और बाहर जाने देगी ये कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर और सेल से बाहर भी। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। और जो सेल के काम की चीज़ें नहीं हैं उसको ये सेल के अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा नेचर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिलेक्ट कर लेगी और किसी को परमिएबल मतलब अलो करेगी मूवमेंट के लिए सेल के अंदर, और किसी चीज़ को सेल के अंदर मूवमेंट करने के लिए अलो नहीं करेगी। वो उसके अकॉर्डिंग वो खुद चेक करेगी कि क्या चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है, उसको अंदर जाने देगी, नहीं तो उसको अंदर नहीं जाने देगी। तो इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो जो आपकी मेम्ब्रेन है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक तो होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को वो मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देगी। इम्परमिएबल मतलब किसी को अलो नहीं करेगी वो अंदर जाने के लिए। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ एक फिक्स चीज़ों को वो अंदर जाने देगी और कुछ एक को नहीं जाने देगी। और उसके बाद है आपका परमिएबल। परमिएबल का मतलब है सभी को परमिशन है अंदर और बाहर आने जाने के लिए। तो लेकिन जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट चीज़ों को ही ये अंदर और बाहर जाने के लिए अलो करेगी। अब जो सेल के अंदर और बाहर जो चीज़ों को जाने के लिए अलो करेगी वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है? जैसे कि मान लिया कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है सेल के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रोसेस से ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी या CO2 को बाहर आने के लिए अलो करेगी? तो उस प्रोसेस का नाम करेंगे अभी हम। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? डिफ्यूज़न। पहले भी किया हुआ आपने डिफ्यूज़न। और होता क्या है डिफ्यूज़न के अंदर कि कहीं पे जो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी गैस की, वहाँ जहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे सब्सटेंस किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा? जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो ये जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अचानक से अपने आप से शुरू हो जाएगी। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप से मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा है उससे किसकी तरफ? कम की तरफ। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न प्रोसेस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो अगर मान लिया ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रोसेस से सेल के अंदर पहुँचाएगी? उसको डिफ्यूज़न प्रोसेस से। और अगर CO2 को बाहर आना है तो किस प्रोसेस से उसको बाहर भेजेगी? डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो यही बताया गया आपको कि कैसे सेल के बाहर अंदर CO2 और ऑक्सीजन को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलो करेगी। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसके एक्सचेंज का? गैसेस एक्सचेंज का। किसके बीच में? दो सेल्स के बीच में अगर गैस को एक्सचेंज करवाना है, या फिर सेल और एनवायरनमेंट के बीच में गैस या फिर गैस को एक्सचेंज करवाना है, तो वहाँ पे किस प्रोसेस से ये मूवमेंट हो पाएगी? कौन सा प्रोसेस है आपका? डिफ्यूजन प्रोसेस।
एक एक्टिविटी से समझते हैं इसको हम। जैसे हमने मान लिया एक अगरबत्ती ले ली है और अगरबत्ती को हमने लाइट कर दिया है, आग लगा दी हमने अगरबत्ती को, तो यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और धुएं की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा है, अगरबत्ती के आसपास में ज़्यादा है वो कंसंट्रेशन, जहाँ से वो बर्न कर रहा है। तो धीरे धीरे जो ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये कहाँ पे फैलना शुरू कर देंगे, साइड में फैलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन बोल देंगे। इसके अलावा अगर सेल को पानी की ज़रूरत है या सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया है, पानी को सेल से बाहर भेजना है, तो कौन सा प्रोसेस काम करेगा वहाँ पे? तो वहाँ पे काम करता है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस काम करेगा वहाँ पे? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब आप हलवा बनाते हैं तो किशमिश को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर भिगो देते हैं, करते होगे ना ऐसे। किशमिश के अंदर क्या है, पानी की कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर, और जो किशमिश के बाहर आपने पानी लिया है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, पानी कहाँ से चलना शुरू करेगा, एक्सटर्नल मीडियम से किसके अंदर चला जाएगा, वो किशमिश के अंदर। और जब आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे किशमिश को, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगी वो। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका जो किशमिश है वो स्वेलअप हो गई है, वो प्रोसेस है आपका ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर अगर पानी की कमी है या पानी ज़्यादा हो गया है, तो किस प्रोसेस से पानी को अंदर बाहर किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस यूज होगा वहाँ पे, ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यही बताया गया आपको ऑस्मोसिस के बारे में। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। इसके अलावा जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो आपने बाहर जो मीडियम लिया है, जो आपने पानी लिया है, उसके अंदर आपने कौन सा सब्सटेंस डिसॉल्व करके रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसके बेस पे आपके 3 तरह के प्रोसेस होंगे। एक तो आपका होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक एक्टिविटी के थ्रू, देखेंगे इसमें क्या होता है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन सी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और जो वाटर की मूवमेंट है वो कब तक चलती रहेगी, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर एक जैसी ना हो जाए, तब तक आपका वाटर क्या है, मूवमेंट करता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब देखिए, अब आपको क्या लिया है, इन्होंने बोला है कि आपको एनिमल सेल लेना है और प्लांट सेल लेना है। एनिमल सेल लेना है या फिर प्लांट सेल लेना है, उसको आपको डालना है शुगर और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और शुगर और साल्ट सॉल्यूशन किसके अंदर प्रिपेयर किया गया है, वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है। तो क्या क्या हैपनिंग होगी आपको, क्या क्या आपको ऑब्जर्व आएगा कि प्लांट का साइज है, सेल का साइज वो बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है या सेम है। देखिए, वो सबसे पहले यहाँ पे है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, जैसे कि अभी हमने किशमिश का एग्जांपल लिया था, जो किशमिश है वो प्लांट सेल ही है हमारा। अगर बाहर पानी आपका डाइल्यूट है तो पानी किसके अंदर चला जाएगा, किशमिश के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, हमारा सेल के अंदर पानी की मूवमेंट हुई है और सेल का जो साइज है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि सेल के अंदर क्या चला गया है, पानी चला गया है। किस प्रोसेस से पानी गया है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से गया है। तो जो बाहर हमने पानी जो ज़्यादा लिया था, कंसंट्रेशन जो वाटर की डाइल्यूट लिया था हमने, अगर हम इस तरह का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन को हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब आप पानी और किशमिश वाली एक्टिविटी आप इसके अंदर याद रखेंगे। दूसरा देखिए उसके बाद, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। जैसे कि आपने किशमिश को पानी के अंदर डाल दिया था, वो फूल चुकी है और जितना उसको फूलना था वो फूल चुकी है। अगर उसको आप फिर भी पानी के अंदर ही रखेंगे तो क्या कुछ होगा, क्या उसका साइज़ बढ़ेगा या कम हो जाएगा, साइज़ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ साइज़ के अंदर चेंज, किस लिए नहीं आया है, क्योंकि जो पानी की कंसंट्रेशन है किशमिश के अंदर और जो बाहर, वो क्या हो गई है, सेम हो गई है, इसलिए उसके साइज़ में कोई चेंज
नहीं आएगा। तो जो ओवरऑल मूवमेंट होगी हमारी वाटर की वो क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब बोल देंगे आप जितना मूवमेंट वाटर की बाहर हुई है उतनी वाटर की मूवमेंट अंदर हो गई है, तो कोई भी ओवरऑल मूवमेंट वाटर की वहाँ पे नहीं हुई है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो का मतलब है सेम, टोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन। जो वाटर की कंसंट्रेशन है सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी क्या है, सेम है। तो कोई सेल साइज के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो ये है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपने बाहर मीडियम के अंदर पानी ले लिया है कम और उसके अंदर आपने कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दिया, जैसे पानी के अंदर आपने डाल दिया है नमक डाल दिया है या फिर आपने चीनी डाल दी है, तो नमक की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई है, ज़्यादा, और सेल के अंदर नमक की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो नमक कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा सेल के अंदर की तरफ, और पानी कहाँ जाएगा, सेल से पानी आ जाएगा बाहर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट हुई है किस सॉल्यूशन के अंदर हुई है, सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपरटोनिक में सेल से बाहर आपका पानी आ जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल का साइज, और उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशन थी हमारे पास, जिसमें सेल का साइज स्वेलअप हो गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो। सेल के साइज के साथ कोई चेंज नहीं आया है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और सेल का साइज क्या हो गया है, कम हो गया है, सिकुड़ गया है सेल का साइज, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैसा सॉल्यूशन है वो, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि हमने मान लिया कि सैलेड वगैरह काट लिया है, सैलेड काटने के बाद हमने उसके अंदर क्या कर दिया, नमक छिड़क दिया उसके अंदर। नमक छिड़कने के बाद क्या होगा, जो सैलेड है वो पानी छोड़ देगा हमारा। वो पानी कहाँ से आया है, जो भी आपने सैलेड, मतलब प्लांट सेल ही है वो आपका, जो आपने सैलेड यूज़ किया है, तो उसके अंदर जो भी पानी था वो कहाँ आना शुरू हो गया है, सेल से बाहर आना शुरू हो गया। तो जो आप पानी देखते हो वहाँ पे सैलेड के अंदर जो पानी आ गया है, वो एक्चुअल में वो पानी कहाँ से आया है, वो सेल के अंदर से पानी कहाँ आ गया है, सेल के बाहर आ गया। और नमक कहाँ चला गया है, नमक चला गया आपके सेल के अंदर। तो ये किस तरह का था आपका, किस तरह का सॉल्यूशन बोल सकते हो इसको आप, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, और नमक जो कि आपका दूसरा सब्सटेंस था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक तरह से आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। उसके बाद आपका है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस को भी हम एक तरह का डिफ्यूजन ही बोल सकते हैं, और ये डिफ्यूजन किसके थ्रू हुआ है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए एक्टिविटी क्या है आपकी, ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही आपका एग्जाम्पल है। इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है, एग लेना है, अंडा लेना है आपको, और जो उसके बाहर वाला शेल है, जो वाइट कलर का जो शेल है जिसको हम उतारते हैं, रिमूव करते हैं, उसको आपको क्या करना है, वैसे रिमूव नहीं करना है आपको अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, अंडे का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके जो शेल है उसको क्या कर देगा, पूरा का पूरा डिजोल्व कर देगा, मतलब उसको हटा देगा शेल को एग के ऊपर से। ये करने के बाद जब आपने अंडे को एसिड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर का जो शेल है वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अब उस अंडे को हम क्या बोल सकते हैं, डी शेल्ड एग, क्योंकि क्या कर दिया वहाँ से शेल को रिमूव कर दिया है हमने, डी शेल एग। अब क्या करना है, हमने जो अंडे का जो शेल रिमूव कर दिया है उसको एक बार रखना हमें पानी के अंदर। कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्वेशन होगी वहाँ पे कि जो पानी है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, अंडे के अंदर चला जाएगा, और जो अंडे का जो साइज़ है, जो एग का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा हमारा एग। अगर हम बगैर शेल को रिमूव करके इस प्रोसेस को करते तो क्या शेल का जो साइज़ है उस पर कोई चेंज हमें नज़र मिलता, नहीं होता, कोई भी आपके एग सेल के साइज़ में चेंज नज़र नहीं आता, क्योंकि जो उसके बाहर की जो लेयर है, जो वाइट लेयर है जिसको हम रिमूव करते हैं, वो इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब वो पानी को अंदर जाने नहीं देती, इसलिए हमने क्या किया है, वहाँ से उस शेल को रिमूव कर दिया है बाय द यूज ऑफ द एसिड, ताकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकें।
समझ में आ गया होगा आपको क्यों हमने उसका जो बाहर वाला पोर्शन है जो एग का वो रिमूव किया है, ताकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सके। अगर हमने डाला उसको पानी के अंदर तो एग क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा, वो साइज बढ़ जाएगा उसका। अगर हमने इसी तरह से हमने क्या किया, उसी एग को जो स्वेलअप हो गया है उसको हमने डाल दिया है फिर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। साल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर अब हमने क्या कर दिया, नमक डाल दिया है। तब अगर हम उस एग को उस पानी के अंदर डालेंगे जिसके अंदर नमक डला हुआ है, तो जो हमारा सेल का साइज बड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा हमारा एग। श्रिंक क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, जो सेल के अंदर जो पानी था वो कहाँ आना शुरू हो जाएगा, सेल से बाहर। क्योंकि सेल के बाहर क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब एग्स मतलब बाहर आया है पानी, ठीक है, ओस्मोसिस बाहर की तरफ हुई है। और एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है, जो ओस्मोसिस है, जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की, वो कहाँ पे हुई है, एग के अंदर हुई है, शेल के अंदर हुई है। तो जब सेल का साइज बड़ा है, पानी अंदर गया है, तो कौन सा प्रोसेस है, वो एंडोस्मोसिस प्रोसेस है। और जब सेल का साइज श्रिंक हुआ है, सेल से बाहर पानी आया है, अंडे से बाहर पानी आया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्स ओस्मोसिस। कौन कौन से प्रोसेस बताए मैंने, एस ओस्मोसिस के टाइप बताए हैं। एक तो बताया मैंने एक्स ओस्मोसिस, बाहर की तरफ मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और ये कब होगा, जब आपने साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे एग को। और एंडोस्मोसिस कब होगा, जब आप अंडे को किसके अंदर रखेंगे, सिंपल पानी के अंदर रखेंगे, तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंडे के अंदर चला जाएगा, और उसका साइज क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से हमने, ओस्मोसिस प्रोसेस इन एग। एग के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस सिमिलर एक्टिविटी ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट। तो आप इस तरह की एक्टिविटी को रेजिन्स और एप्रिकॉट के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। किशमिश के साथ आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को आराम से। एक बार आप पानी के अंदर डालना किशमिश को, फिर आप उसी फूली हुई किशमिश को किसके अंदर डालना, उसको आप डालना नमक वाले पानी के अंदर। तो आप साइज के अंदर खुद ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे क्या चेंज आएगा। करके देखनी है आपको ये एक्टिविटी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल है उनकी बॉडी के अंदर, तो उनकी सेल के अंदर पानी अंदर और बाहर किस प्रोसेस से आता जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। किस प्रोसेस से आएगा, ओस्मोसिस से। और जो प्लांट्स हैं, जो पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, वो भी किस प्रोसेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। क्योंकि उनके अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं उनके अंदर, तो किस प्रोसेस से करेंगे वहाँ पे, ओस्मोसिस प्रोसेस से। डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो आप बोल सकते हो एक सेल की लाइफ के लिए जो डिफ्यूजन और जो ओस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसी की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अपना खाना ले पाते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, मतलब उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा पाएंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोसेस एक्सप्लेन किए गए थे कि किस प्रोसेस से वो अंदर और बाहर करेगी सब्सटेंसेस को, ऑक्सीजन को, वाटर को, CO2 को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर बताया गया, कैसा नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसा नेचर है इसका, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल है ये, फ्लेक्सिबल है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। ये बनी किस चीज़ की होती है, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से मिलके बनती है। और बनती किस चीज़ की है एक्चुअल में, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड से बनते हैं आपके फैट्स, ठीक है। अगर फैट्स को तोड़ दिया जाए तो क्या बनते हैं उनसे, लिपिड्स। लिपिड्स के जुड़ने से फैट बनते हैं। और इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो इन्होंने बोला यू कैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर बाय द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अंदर क्या है, जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं आपके फैट मॉलिक्यूल्स, और जो नीचे आपको ये शेप नज़र आ रही है वो किस चीज़ की, आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन
also enable the cell to engulf in food and other such material from the external environment। जो फ्लेक्सिबल है, अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, और उस फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या कर पाती है वो कि जो खाना वगैरह है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अंदर माउथ वगैरह तो नहीं होता, कोई स्टमक नहीं होता उसके अंदर, तो वो खाना कहाँ कैसे लेके जाएगा वो सेल के अंदर, बाय द यूज़ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो जैसे इसको सराउंडिंग में फूड नज़र आएगा तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या कर लेगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या बना देगा, फॉल्स फिट बना देगा ये, और वो फिट क्या करेंगे, इस खाने को अंदर लेके चले जाएंगे। तो अमीबा के अंदर जो खाना अंदर गया है वो किसकी वजह से अंदर पहुंच पाया है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अगर ये शेप चेंज नहीं कर पाता यहाँ से तो खाना अंदर जाता ही नहीं। तो किस वजह से अंदर खाना गया हमारे यहाँ पे अमीबा के अंदर, बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को, जिससे अमीबा अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। मतलब सेल की हेल्थ से उसने क्या किया है, फीडिंग की है, खाना खाया है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। जो अमीबा है वो इस तरह से अपना खाना एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है, बाय द यूज ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। आपको पता है, अभी हमने यही डिस्कस किया है कि जो CO2 है और जो वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर किसकी वजह से आ जा पाएंगे, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। और ओस्मोसिस और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने से रोकती है। ये कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को इस सेल से अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपने 8th क्लास के अंदर किया है कि जो हमारा सेल है और सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर तो सबसे बाहर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या है, एक और लेयर प्रेजेंट है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इस लेयर को, सेल वॉल बोलते हैं। और किसके अंदर प्रेजेंट होती है ये, ओनली इन प्लांट्स सेल। और कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होगी आपकी, यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट तो क्या है, बाहर ही सर्वाइव करते हैं, गर्मी है, ठंडी है, कभी बारिश है, कभी फ्लडिंग हो गई है, तो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी इन्हें, इनके सेल्स को एक और एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ती है इनको, इस तरह के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में फ्लैक्चुएशन को सहन करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, Plants and in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडिशनल एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, और इसका नेचर कैसा है, रिजिड, मतलब हार्ड होती है ये लेयर, और ये क्या करके रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है, और जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। कहाँ पे लाई करती है, इट लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है ये। और इम्पोर्टेंट किस चीज़ की बनी होती है आपकी सेल वॉल, तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किस चीज़ की बनी है आपकी सेल वॉल, सेलुलोज की। अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, किस चीज़ से बनती है आपकी सेल वॉल, सेलुलोज से। और सेलुलोज है क्या, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, और जिसका काम क्या है, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती देते हैं ये प्लांट्स को। जैसे बारिश आ गई है या फिर आंधी आ गई है तो उस टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट करते हैं प्लांट्स ताकि वो टूटे ना, उनकी स्टेम वगैरह डैमेज ना हो। तो एक तरह से सेल वॉल का अंदर जो सेलुलोज है, जो जिससे मिलकर बनी है, वो उसका काम क्या है, मेन फंक्शन है उसका टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम दो टर्म डिस्कस करेंगे। एक टर्म है आपकी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइसिस, और दूसरी टर्म है आपकी डीप्लाज्मोलाइसिस।
कौन कौन सी टर्म है, प्लाज्मोलिसिस है और दूसरी कौन सी आपकी डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है और डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस में तो जैसे भी हमने बात की थी, अगर प्लांट सेल को बाहर पानी के अंदर रख दिया जाए, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए, वाटर के अंदर रख दिया जाए, तो प्लांट का सेल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस प्रोसेस में जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं वो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डी प्लाज्मोलिसिस। जब सेल का साइज क्या हो गया है, स्वेलअप हो गया है, बढ़ गया है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। किसके अंदर बोला जाता है डी प्लाज्मोलिसिस, प्लांट्स के अंदर ही बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस हुआ है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए तो, अगर प्लांट के सेल से पानी बाहर निकल जाए तो, जैसे कि हमने मान लिया कुकुम्बर काटे हैं और उसके अंदर से अगर पानी बाहर आ गया, नमक डाल दिया हमने, ठीक है, तो जो नमक डालने की वजह से जो पानी बाहर आया है, एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो सेल के अंदर जो पानी था वो क्या हो गया है, सेल से बाहर आ गया है। और सेल से जब पानी बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो जब सेल सिकुड़ जाता है पानी बाहर आने की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब जैसे मैं बोल दूं प्लाज्मोलाइज सेल और डी प्लाज्मोलाइज सेल, तो क्या मतलब है इसमें। प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब क्या है, सिकुड़ा हुआ है आपका प्लांट सेल, और डी प्लाज्मोलाइज का मतलब क्या है, आपका प्लांट सेल क्या है, उसके अंदर पानी एंटर किया हुआ है, मतलब स्वेलअप सेल है, तो उसको बोल देंगे डी प्लाज्मोलिसिस। यहाँ से डेफिनेशन देखिए आपकी प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, लेकिन आपको देखो कंडीशन क्या है, प्लांट सेल विल बी लिविंग। लिविंग प्लांट सेल यूज करना है आपको, डेड प्लांट सेल को आपको यूज नहीं करना। आगे एक्टिविटी बताई गई है आपको, डेड प्लांट सेल को भी पानी के अंदर डाला गया है और लिविंग प्लांट सेल को भी पानी के अंदर डाला गया है। फिर देखा गया वहां पे कि स्वेलअप कौन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर, अगर लिविंग प्लांट सेल से क्या हो जाए, पानी का लॉस हो जाए, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, और क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसके अवे, सेल वॉल के अवे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। लेकिन जो सेल वॉल है, जैसे मान लिया ये सेल वॉल है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जो पानी है वो साइटोप्लाज्म से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, वो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगी, मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी स्ट्रक्चर को, ताकि ये क्या हो, ज़्यादा पानी एंटर करे तो ब्रस्ट ना हो जाए, मतलब फट ना जाए सेल, ठीक है। सेल को क्या करेगी, जब पानी की कमी होगी तभी भी सेल को सेफ रखेगी ये, और जब पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा सेल के अंदर तभी भी क्या करेगी, इसके बाहर एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगी, सेल वॉल बाहर प्रेशर अप्लाई करे, अंदर प्रेशर अप्लाई करेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होके जो सेल है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने किया प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। अब एक्टिविटी से देखिए, एक्टिविटी में क्या बोला गया है आपको लीफ लेनी है। लीफ आप किसी भी प्लांट के ले सकते हो, और आपको क्या करना है, उन लीफ से आपको सेल्स रिमूव करने हैं, और सेल्स को रिमूव करके आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है। फिर उन सेल्स के ऊपर आपको पानी डालना है, और पानी डालने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे सेल्स को, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अगर हम फिर सेम उसी लीफ के ऊपर, सेल्स के ऊपर अगर नमक का सोल्यूशन डालेंगे, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। लेकिन अगर हम क्या करें, जो हमने लीफ यूज़ किया था, अगर उस लीफ को हम बॉयल कर लें पानी के अंदर डाल के, और आपको पता होगा बॉयल करने के बाद क्या होगा, जो सेल्स हैं वो मर जाएंगे, वो लिविंग नहीं रहेंगे। फिर चाहे आप उसके ऊपर पानी डालिए या नमक का सॉल्यूशन डालिए या शुगर का सॉल्यूशन डालिए, सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मोलिसिस और जो डी प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, लिविंग प्लांट सेल के अंदर। जब हमने डेफिनेशन की तो हमने लिविंग को अंडरलाइन किया था। लिविंग मतलब अगर प्लांट सेल लिविंग है तो ही वो प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस शो करेगा, वरना वो शो नहीं करेगा। तो ये किया अभी हमने सेल वॉल के बारे में, यही बताया गया आपको। नेक्स्ट, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ द प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अगर सेल है, जैसे आपके प्लांट के हैं, फंगस की है या बैक्टीरिया के हैं, अगर सराउंडिंग में पानी बहुत ज़्यादा है तो सेल वॉल क्या करेगी, उनको फटने से रोकेगी, क्योंकि सेल वॉल क्या करेगी, एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से सेल
डैमेज नहीं होंगे। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सेल स्वेल होने के बाद क्या करेंगे, सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे और सेल वॉल क्या करेगी, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी उनकी तरफ, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर भी वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी वो अपने आप को सर्वाइव रख पाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल के जो सेंटर पार्ट है एक डाउन कलर ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब भी हमने ओनियन पील लिया था वहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था सेल्स के अंदर। अगर उसके ऊपर हम डाई डाल दें, डाई मतलब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बात की है आयोडीन सॉल्यूशन की। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के, वो हम आराम से नज़र आएंगे, उनको हम आसानी से देख पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। किसको, जो हमने पील यूज़ की है उसको डाई करने से क्या होगा, जो पार्ट्स हैं हमारे वो हमें अलग से नज़र आएंगे। तो यही बताया गया इसमें आपको। आयोडीन की जगह आप कौन से सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा हो ना आपका, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। क्या करने के लिए, सेल्स को स्टेन करने के लिए। स्टेन का मतलब है कलर करने के लिए। अगर आपको सेल को कलर करना है, न्यूक्लियस को कलर करना है, साइटोप्लाज्म को कलर करना है, जैसे कि आपको मान लिया कपड़ों को कलर करना है तो आप क्या डालते हो, डाई डालोगे। और इसी तरह अगर आपको सेल्स को कलर करना है ताकि वो आराम से हम ऑब्जर्व कर पाए उन सेल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर डाई डालनी पड़ेगी। और कौन सी डाई हम यूज़ करते हैं सेल को डाई करने के लिए, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन एंड मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हैं, डाई हैं। अब चेक कीजिए आगे क्या है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या है, हमारी दो लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर है वो तो कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और वो होल्स क्या करेंगे, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। मतलब जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, अगर सेल के बाहर साइटोप्लाज्म को उनकी ज़रूरत है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे उन मटेरियल को। और अगर साइटोप्लाज्म से किसी चीज़ की ज़रूरत न्यूक्लियस के अंदर पड़ गई है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर देगी। जैसे देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर की लेयर है, ये पोरस है। पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स हैं। अगर किसी चीज़ की न्यूक्लियस के अंदर जरूरत पड़ी है तो कहाँ से जाएगा, साइटोप्लाज्म से जाएगा आपका, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस से किसी चीज़ की बाहर ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो एंट्री है ये होगी किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो आउटर लेयर है वो कैसी है, पोरस है। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर मेन क्या चीज़ है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस शेप के हैं, रोड शेप। जैसे कि मैं एक क्रोमोसोम का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। मतलब जो न्यूक्लियस जो हमने अंदर वाला पार्ट किया था, ये पूरा सेल है, तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स का काम क्या है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर जैसे मान लिया कि आपके पेरेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर सेंड करनी है तो वो कौन करते हैं ये काम, मतलब जो जेनेटिक्स का काम है वो कौन करते हैं, वो काम करते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि ये इसकी जो शक्ल है किसके ऊपर मिलती है, पापा के ऊपर मिलती है, मम्मी के ऊपर मिलती है, तो किसके बेस पे बोल पाते हैं हम, क्योंकि जो डीएनए है हमारे पेरेंट्स का हमारे अंदर आया है और डीएनए किसके साथ आया है, हमारे क्रोमोसोम्स के फॉर्म के अंदर आया है। और जो क्या करते हैं, जो करैक्टर्स है एक जनरेशन की उससे को दूसरी जनरेशन के अंदर पास करते हैं। तो ये काम किसका है, हमारे क्रोमोसोम्स का। अब उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है वो किस चीज़ के बने होते हैं, क्रोमोसोम एक तो अभी डीएनए की बात की थी हमने, और उसके अलावा क्या है, प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए करता है कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। डीएनए हमारे जो सेल्स हैं उसको बनाएगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मतलब उसको अरेंज करेगा कहाँ पे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब जो डीएनए है उसकी फंक्शनल जो सेगमेंट है, जैसे कि डीएनए का डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके जो यहाँ पे जो फंक्शनल सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स बोला जाता है।
इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द DNA इज प्रेजेंट इन द एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर मान लिया हमारे सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, तो जो हमारा DNA है वो किसके फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या है, एक तरह से ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे अनटेंगल मास, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड शुरू कर दिया तो हमें नजर आने वाले हैं क्रोमोसोम्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन नहीं हुई है तो हमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन मटेरियल नजर आएगा। अगर डिवीजन नहीं हुई है, अगर डिवीजन हो गई है तो हमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स वहाँ पे नजर आएंगे। तो यही बताया गया आपको, व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल्स ने डिवीजन करना शुरू कर दिया है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर। किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। अभी बात की थी हमने क्रोमोसोम्स क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट से उसके जो बच्चे हैं उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो उसके बाद देखिए रोल बताया गया है यहाँ पे, न्यूक्लियस का क्या रोल है। न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल को रिप्रोडक्शन करवाना मतलब एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, सेल को डिवाइड करवाना है, तो ये मेन काम करता कौन है सेल को डिवाइड करवाने का, ये काम करता है न्यूक्लियस। जैसे देखिए एक सेल है हमारा, जैसे ये सेल है, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होना शुरू होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियस के 2 हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये साइटोप्लाज्म हिस्सा था इसके भी 2 हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, यहाँ पे 2 सेल। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड करा, और एक सेल से हमारे कितने सेल बन गए हैं, 2 सेल बन गए हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म है उसके डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और एक सेल से कितने सेल बन गए, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, एक सेल था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर और अभी 2 सेल बन गए हैं। मतलब सेल को क्या करवा दिया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवा दिया है सेल की, एक सेल से 2 सेल बना दिए। और ये काम किसका है, हमारे न्यूक्लियस का। द प्रोसेस बाई विच ए सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल। एक सेल डिवाइड करेगा और कितने नए सेल बन जाएंगे हमारे पास, 2 नए सेल। It also play a crucial role along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity by directing the chemical activities of the cell। मतलब सेल का रिप्रोडक्शन तो करवाएगा ही करवाएगा, इसके अलावा जो सेल के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ है, जो भी केमिकली फंक्शन चल रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करवाता है, न्यूक्लियस। किसका काम है ये सारा, हमारे न्यूक्लियस का। In some organisms like bacteria, nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane. Such are undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid। देखो अभी हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। जैसे मैंने बैक्टीरिया का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो जो इनका ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, इनके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा और जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा, ये अलग से नजर नहीं आता, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, पूरा मिक्सिंग रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इस तरह के सेल्स मिलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर तो क्या होगा, न्यूक्लियस अलग से नजर आएगा। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से नजर आएगी। हमारे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सारी हमें सेल ऑर्गेनेलिज नजर आएंगे, जो सेल्स के अंदर ऑर्गन्स हैं, हमें हर एक पार्ट अलग से डिफ्रेंशिएट नजर आएगा। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस रीजन है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड। हर एक पार्ट को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम यूकैरियोट्स। और जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोला इसको, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस का नाम तो नहीं दिया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
प्रोकैरियोटिक सेल हैव लैक, एक तो आपको पता चल गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनके अंदर। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या एब्सेंट है, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो ऑर्गेनेलिज भी इनके अंदर क्या है, वो आपकी प्रेजेंट नहीं है। जैसे किसके अंदर होती है, आपकी यूकैरियोट्स के अंदर। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलिज आर परफॉर्म्ड बाय, देखिए एक बार ये कर चुके हैं हम सारा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, यस ये देखिए हमारा, हाँ मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सच ऑर्गेनेलिज आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोकैरियोट्स है तो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है इनकी बॉडी के साइटोप्लाज्म के, वो सारे काम को कंट्रोल करते हैं। क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड एज द यूकैरियोटिक सेल्स। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट हैं, जो यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और जो बैक्टीरिया है उनके अंदर प्लास्टिक की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये इस वाले हिस्से को क्या बोल दिया गया है, न्यूक्लियड बोला गया है। न्यूक्लियस नहीं बोला गया है, न्यूक्लियड बोला गया है। और इसके बाद जो ये इसका ये कौन सा हिस्सा है, साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो भी कैसी है, अनडिफाइंड या फिर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सेम वही जैसे कि प्लांट सेल के अंदर होता है, प्लाज्म मेम्ब्रेन है और उसके बाहर क्या है, हमारी सेल वॉल, दोनों प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। हमने न्यूक्लियस कर लिया है, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर ली है। उसके बाद जो सेल के जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे ये था हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस हम कर चुके हैं, इसके फंक्शन कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं। अब जो इसके बीच का हिस्सा है, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, उन पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनल का एक अपना पेक्यूलियर फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो करेंगे अभी हम साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखिए ये बताया गया आपको, द साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स, इसको हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग है ये, और सेल को हम बोलते हैं कोशिका, ठीक है। तो इन ऑर्गेनल्स के क्या है, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। सेल ऑर्गेनल्स आर अनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, जो कि हमारे यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया वायरस का। वायरस के अंदर क्या है, ना तो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ना ही इसके अंदर कोई लाइफ प्रेजेंट होती है। लेकिन ये क्या करता है, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, तो उसकी जो सेल की मशीनरी है उसको सेल को यूज़ करके, सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करके फिर वहाँ पे क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है ये। तो वायरस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन करता क्या है ये, इसके अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, मेम्ब्रेन लैक होती है इसके अंदर, लेकिन किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा और वहाँ पे क्या करना शुरू कर देगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया गया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक का साइज देखिए आप, छोटा होता है, यूकैरियोट्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर, जो आप ये साइन देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, न्यू बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें साइज कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद न्यूक्लियर रीजन, प्रोकैरियोट्स में हमने क्या बोला था, अनडिफाइंडेड। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है इनका, अनडिफाइंडेड। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वेल डिफाइंडेड। इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंडेड न्यूक्लियर रीजन इन यूकैरियोट्स। क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनल्स। हर एक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक तरह की लेयर प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, और उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे नाम बताए गए हैं। सबसे पहले कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्गी अपरेटस, क्या बोलते हैं इसको, गोल्गी अपरेटस। लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारे क्या हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्ट, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। नाम क्या क्या बोले अभी हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और हर किसी सेल ऑर्गेनल का क्या है, एक अपना फंक्शन है, एक अपना क्रूशियल फंक्शन है। तो ये अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में यहाँ पे करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल्स के पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अभी हम। सबसे पहले देखिए आपका क्या है सेल ऑर्गेनल्स में, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सारे क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अब वन बाय वन करके इसके बारे में हम, इनके कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये आपका एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर आपको सेंटर के अंदर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस, और सेंटर के बाहर जो वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये पूरा हमारा न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, और ये बाहर वाला कौन सा हिस्सा है, क्या बोला जाता है इसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है ये, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, सेल की ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं जिसको हम। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनल्स है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद है आपका यहाँ पे राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा आपका है गोल्गी एपरेटस। तो ये सारे क्या हैं, हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो वन बाय वन करते हैं इसके ऊपर बात हम। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है, फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं अभी, इसके अंदर क्या है, नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। किसकी फॉर्म में है, जो ट्यूब्स है हमारी मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये क्या बनाती हैं, किसकी तरह नजर आती हैं ये, दे लुक लाइक आ ओब्लोंग बैग। बैग को ही हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। मतलब जो ट्यूब प्रेजेंट है ये किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे बैग्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों बोला जाता है और स्मूथ क्यों बोला जाता है उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए रफ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, जो कि किसके सरफेस के साथ अटैच रहते हैं, वो अटैच रहेंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रफ सरफेस होने की वजह से उसको बोल दिया जाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्ट्रक्चर अभी मैं इसका रफली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ अटैच रहती है आपकी ER, ये दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर ही क्या होगा, आपका रफ भी होगा और स्मूथ भी होगा। जहाँ पे आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं वो क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक है जिसको हम RER बोलते हैं, और जहाँ पे आपको डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं इसको हम SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब
अब RER का क्या फंक्शन है, जैसे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, दे आर अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब जो राइबोसोम्स हैं वो किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। और जो आपका SCR है वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है आपके लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प। तो आप बोल सकते हो एक तरह से कि RER का काम क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्या काम है, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और जैसे कि आपको याद होगा जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो आपको मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि RER या SCR दोनों मिलके क्या काम करते हैं, दोनों मिलके करते हैं मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं से रप्चर हो गई है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी है तो वहाँ पे काम कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने के लिए वहाँ पे काम करेगा आपका ER। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन और लिपिड हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब दूसरा फंक्शन क्या है, एक फंक्शन तो कर चुके हो आप, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन देखिए आप यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन हुई है ER के अंदर, वो लिपिड और प्रोटीन एज अ एंजाइम्स भी बिहेव करते हैं, एज अ हॉर्मोन्स भी बिहेव करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं वो, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह। जो लिपिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है आपके किसके अंदर, आपके RER और SCR के अंदर, तो इनके जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स जो फंक्शन करेंगे लिपिड और प्रोटीन, तो वो क्या होगा, हमारे सेल के जो अलग अलग फंक्शनिंग है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। मतलब एंजाइम्स का अपना काम होता है, एंजाइम्स क्या काम करते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाना है तो एंजाइम्स क्या करते हैं, उसको फास्ट करवा देते हैं उस रिएक्शन को। मान लिया कि एक रिएक्शन को होने में लगेगा हमारे 20 दिन और एंजाइम क्या करेगा, उसको फ्यू इन सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करवा देगा। तो ये काम होता है एंजाइम्स का। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको क्या करवाएंगे, फास्ट करवाएंगे। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारे हॉर्मोन्स। जैसे कि हमारा मूड स्विंग हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है, वो हॉर्मोन्स की वजह से। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, हॉर्मोन्स की वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हॉर्मोन्स और एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं कौन, RER और SER। अब उसके बाद जो ER का जो अपीयरेंस है वो अलग अलग सेल के अंदर क्या है, अलग अलग है। क्योंकि देखो RER और SCR तो आपके नर्व सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, आपके स्किन सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, तो उनके अंदर उनकी जो अपीयरेंस है RER और SCR की वो क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नेटवर्क सिस्टम के अंदर। और फंक्शन देखिए इसका क्या है, और ये क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर न्यूक्लियस से किसी चीज़ को साइटोप्लाज्म के अंदर भेजना है और साइटोप्लाज्म से किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ गई है न्यूक्लियस को, तो उसके बीच में एक कनेक्टिव चैनल का काम करेगा ये, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा कौन, ER। किसके बीच में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में। इसके अलावा और एक और फंक्शन है ER का, वो क्या है कि जो हमारे कई सारे वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर क्या होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हम भी वर्टिब्रेट हैं, हमारे अंदर भी बैकबोन है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या करते हैं, जो ER है वहाँ पे जो लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर क्या करवाएगा ये, जो भी अगर हमने मान लिया कोई टॉक्सिक खा लिया है या फिर कोई ड्रग्स वगैरह ले ली है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को ER क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका एक फंक्शन और क्या हो गया, डिटॉक्सिफाइंग द, किसको डिटॉक्सिफाइंग करेगा ये, पॉइजन्स को और ड्रग्स को। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें से ज़्यादातर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ER। तो ये हमने क्या किया है, सारा ER का फंक्शन। प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं और कनेक्टिव लिंक का काम करते हैं, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में।
और क्या काम है इनका, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करते हैं, एज अ हार्मोन्स और एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। और लास्ट फंक्शन क्या किया हमने, डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन्स एंड ड्रग्स और पॉइजन्स को क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये किसका काम है, स्पेशली ये काम है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे आपको नजर आएगा अभी प्लांट सेल का डायग्राम। अब प्लांट सेल के डायग्राम में क्या है, आपको यहाँ पे सबसे बाहर देखिए, आपको जो चेक कीजिए, यहाँ पे सबसे बाहर आपकी होगी सेल वॉल, फिर उसके अंदर होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा आपका साइटोप्लाज्म, और ये कौन सा हिस्सा है, न्यूक्लियस है प्लांट का। और जो आपको इतना बड़ा साइज ये नजर आ रहा है, ये क्या है, प्लांट का फूड वैक्यूल, जिसको हम वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या है ये, वैक्यूल है। और जो वैक्यूल का साइज है वो किसके अंदर बड़ा होता है, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के जो सेल साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए वैक्यूल का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। और इसके अलावा प्लांट को बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये प्लांट सेल है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनली है, वो चेक कीजिए कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों, क्योंकि प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ये आपका। अभी नेक्स्ट आपकी सेल ऑर्गेनली कौन सी है, गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस है, इसकी जो डिस्कवरी है कैमिलियो गोल्जी, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने की थी, और उसके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है सेल ऑर्गेनली का, गोल्गी। और गोल्गी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैट सैक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। और वेसिकल्स को अगर हम एक के ऊपर रखें पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर, तो उस इकट्ठे वेसिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टैक ऑफ वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे होगे गोल्गी एपरेटस का, इसके अंदर क्या है, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स को फ्लैटेंड सैक्स भी बोलते हैं। और जब ये इकट्ठे रखे जाएंगे एक पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर, तब उसको इकट्ठों को क्या बोल दिया जाएगा, सिस्टर्न्स बोल दिया जाएगा। जैसे हम प्लेट रखते हैं ना घर पे, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, तो जो प्लेट की अरेंजमेंट है, जो पैरेलल अरेंजमेंट है, एक सिंगल प्लेट है तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेसिकल बोल देंगे। बात कर रहे हैं हम गोल्गी के केस में, अगर गोल्गी की हम एक ने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ले ली है तो उसको क्या बोल देंगे, वेसिकल बोल देंगे। और अगर बहुत सारा ग्रुप है हमारे वेसिकल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। और कई जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ जुड़ जाती है, गोल्गी एपरेटस के साथ जुड़ जाती है, और एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दिख रहा होगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, कनेक्शन होगा किसका, आपके ER का, किसके साथ, आपके गोल्गी एपरेटस के साथ। अब फंक्शन क्या है आपका, जो गोल्गी एपरेटस है, एक तो क्या करेगी, ये स्टोरेज करती है। किसी चीज़ को अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज का काम क्या है, सैक्स होते हैं, सैक मतलब एक तरह के थैले हैं, पाउचेज हैं। किसी चीज़ को स्टोर करना है तो गोल्गी एपरेटस स्टोर करेगी, पैक करेगी प्रोडक्ट्स को, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन करेगी। जब ज़रूरत होगी तो ये क्या कर देगी, किसी चीज़ को अगर दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये मॉडिफिकेशन का काम भी गोल्गी एपरेटस परफॉर्म करती है। जैसे देखिए किस चीज़ का मॉडिफिकेशन, जैसे कि बॉडी के अंदर ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स शुगर की, और प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर सिंपल शुगर, तो मॉडिफिकेशन में क्या करेगी गोल्गी एपरेटस, कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगी, किससे, सिंपल शुगर से। तो ये क्या था, फंक्शन था आपका किसका, गोल्गी एपरेटस का। क्या क्या फंक्शन किए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना, पैकेजिंग करना, और क्या करना, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाना, कहाँ से, सिंपल शुगर से। इसके अलावा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि गोल्गी एपरेटस परफॉर्म करती है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम क्या है, एक दूसरी सेल ऑर्गेनली है जिसकी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में करेंगे, क्या है, इससे पहले एक बार आप ये पढ़ लेंगे सारा। ये है आपका कैमिलियो गोल्गी की पूरी हिस्ट्री बता रखी है, कब उनका बर्थ हुआ, कहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन की, कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम किया, और कब इन्होंने जो गोल्गी एपरेटस है, जो सेल ऑर्गेनली है, उसकी स्टडी की, डिस्कवरी की, तो उसके बारे में पूरा आपको ही बताया गया है। एक बार रीड कर लेंगे आप इसको सारा। अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारी, वो क्या है, लाइसोसोम्स है। और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइसोसोम्स का
जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर थैले हैं। थैले किस चीज़ के हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए पाउचेस हैं, सैक्स हैं, और उन पाउचेस के अंदर क्या फिल रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज़ के डाइजेशन, डाइजेशन जो भी सेल के लिए वेस्ट है उसके डाइजेशन करेंगे आपके लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। आपको पता है RER क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ एंजाइम्स भी बिहेव करते हैं, एज अ हॉर्मोन्स भी बिहेव करते हैं। तो लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करेगा, RER। और लाइजोसोम्स का काम क्या है, एक तरह से वेस्ट को डिस्पोज करना, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर उसको क्या करना, ख़त्म करना, और सेल को क्या रखना, साफ़ सुथरा रखना। और जो भी बाहर से, जैसे मान लिया हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर चला गया है बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एलर्जिक पार्टिकल चला गया है, फूड चला गया है ऐसा जो हमारे लिए एलर्जी का काम कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, लाइजोसोम्स क्या कर देगा, उन सब्सटेंस के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, और डाइजेस्टिव जूस उनको क्या कर देंगे, उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे। एक तरह से सेल को क्या किया जा रहा है, क्लीनिंग करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, और जो लाइजोसोम्स हैं आपके वो इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम हैं कि वो किसको ब्रेक कर सकते हैं, हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को, हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को। और अगर मान लिया हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म में के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, मतलब कोई सेल अपनी एक्टिविटी कर रहा है और एकदम से वो काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम पे सेल क्या है, एक तरह का वेस्ट ही है हमारी बॉडी के लिए। तो उस टाइम पे जो लाइजोसोम्स है वो क्या करेंगे, जो सेल एक वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे, उस सेल को ही ख़त्म कर देंगे ये। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, गोल जो आपका लाइजोसोम्स है उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। मान लिया सेल है ये आपका एक, जैसे ये सेल ले लिया हमने, इसके अंदर सेल की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई है, काम करना छोड़ दिया है सेल ने, तो सेल के अंदर खुद के अंदर क्या है, लाइजोसोम है। तो जब उसको ये लगेगा कि सेल काम नहीं कर रहा है तो इसमें से एंजाइम्स को बाहर निकाल देगा, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे और पूरे सेल को ही क्या कर देंगे, वो डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये भी क्या है आपका, एक तरह का फंक्शन है आपके लाइजोसोम्स का, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जिसका काम है, जिसको कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना। हर एक सेल के अंदर क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सेल क्या कर सके, अपने फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी की सिंथेसिस करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक बाहर वाली लेयर है और एक क्या है, अंदर वाली लेयर है। जो बाहर वाली लेयर है वो पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर वाली लेयर है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, फोल्डिंग फॉर्म्स के अंदर, मतलब फोल्डिंग होती है। जैसे कि अभी ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको ये, जैसे कि ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो बाहर वाली लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको हम, और ये अभी फोल्डिंग की फॉर्म में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की। और जो ये फोल्डिंग्स फॉर्म है ये किस लिए है, फोल्डिंग्स फॉर्म, ताकि जो एनर्जी बनानी है इस सेल ऑर्गेनली को वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सके इस एनर्जी को, ताकि क्या हो सके, यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सके। और जो एनर्जी की फॉर्म है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है वो क्या है, ATP है। और ATP की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है ATP की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके अलावा एनर्जी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बॉडी के अंदर कोई भी यूज़ है आपका, कोई भी नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी है या सेल को कोई भी मैकेनिकल वर्क करना है, हर तरह के काम को करने के लिए बॉडी के सेल्स को किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। और वो एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाएगा, वो करवाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपकी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, पावर हाउस है ये सेल का। और सबसे स्ट्रेंज जो चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस ऑर्गेनली की, वो क्या है, इसके अंदर अपना खुद का DNA भी होता है और अपना
अपना खुद का इसके अंदर प्रोटीन्स भी होता है जो कि किसी और सेल ऑर्गेनेली के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या है इसके अंदर स्ट्रेंज, क्या है, एक तो इसके अंदर खुद का क्या है डीएनए है और खुद का क्या है इसका राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स किसके फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हम एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनेली और भी है जो स्ट्रेंज है और जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और उसका नाम क्या है, प्लास्टिड है। क्या नाम है उस स्ट्रेंज ऑर्गेनेली का, इसका भी खुद का डीएनए है और खुद का क्या है राइबोसोम्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। उसके बाद देखिए प्लास्टिड, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल है वो ओनली प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में ही मिलती है ये। और जो प्लास्टिड है ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं, और दूसरे का नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस प्लास्टिड या वाइट प्लास्टिड भी बोलते हैं। अब काम क्या है क्लोरोप्लास्ट का, और जो क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है ये। क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो जो क्रोमोप्लास्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इफ क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट है हमारी जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इस सेल ऑर्गेनेली के अंदर, और जो कि किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करना, मतलब एक तरह से स्टोरेज का काम करते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट। किस चीज़ का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज, ऑयल का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज। और जो आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो किसके साथ मैचिंग में है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जहाँ पे हम उसको सिस्टर्न्स बोलते हैं, जो पाउचेस हैं आपके, जो बैग्स हैं, यहाँ पे क्या बोला जाता है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके वो पाउचेस, वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट। और एक आपको बताई चुकी मैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लास्टिड के अंदर क्या है, आपका खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, एक तरह से स्टोरेज सैक है, मतलब एक तरह से स्टोर करने का, किसी चीज़ को स्टोर करने का एक थैला है ये, जो किस चीज़ को स्टोर कर सकता है, सॉलिड को भी स्टोर कर सकता है और लिक्विड को भी स्टोर कर सकता है। हमारे प्लांट और एनिमल्स के अंदर क्या साइज़ में डिफरेंस है वैक्यूल्स का। प्लांट का अंदर आपको पता है वैक्यूल का साइज़ बड़ा है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लांट के जो सेल हैं उसका साइज़ बड़ा होता है और उनको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को। और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल है उनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। और अगर हम बात करें पूरे सेल की, तो पूरे सेल के जो 50 से 90% तक जो वॉल्यूम है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, उसको ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। मतलब अगर पूरे सेल की बात की जाए तो उसके 50 से लेकर 90% हिस्से के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका वैक्यूल। जैसे कि ये मान लिया यहाँ तक आपका क्या प्रेजेंट है, ये पूरा वैक्यूल है, और साइड में आपका न्यूक्लियस और जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं वो प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अभी फंक्शन बताया गया है किस किस चीज़ का स्टोरेज करता है, किस में हेल्प करता है वैक्यूल। एक तो जो वैक्यूल है उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं सेल सैप, और सेल सैप क्या काम करेगा, प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल्स को। इसके अलावा आपका जो प्लांट सेल है, जो वैक्यूल है, उसके अंदर क्या क्या स्टोरेज होता है, स्टोरेज चीज़ देखिए क्या क्या होंगे उसके अंदर, एमिनो एसिड स्टोर होंगे, शुगर स्टोर होगा, कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड स्टोर होंगे, और क्या स्टोरेज होगी, प्रोटीन्स की स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल क्या करता है, एक तरह से स्टोरेज सैक का काम करता है। अब हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या है, एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जब ये खाना खाएगा, मतलब खाना जो अब बाहर से ऑब्टेन करेगा, तो उस टाइम पे टेम्परेरी स्टमक फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और जैसे ही खाने का डाइजेशन होगा तो जो टेम्परेरी इसका स्टमक फॉर्मेशन हुआ था जिसको हमने फूड वैक्यूल बोला था, वो अपने आप से रिमूव हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या है, एक स्पेशल रोल है वैक्यूल्स का, जो कि वेस्ट को बाहर निकाल देंगे सेल से। नेक्स्ट उसके बाद है आपका, ये सारा हमने फंक्शन किया है किसका, सेल ऑर्गेनल्स का। इसके अलावा अब लास्ट जो टॉपिक आपका बचा हुआ है वो है आपका सेल डिवीज़न। जैसे कि आप जानते हो
पुराने सेल क्या करते हैं, नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वर्चुओ साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में हमें कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन? सेल डिवीजन में होता क्या है, सेल डिवीजन में एक्चुअली दो प्रोसेस है हमारे पास। एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। और ये सेल डिवीजन होता किस लिए है? मान लिया कि कोई सेल इंजरी हो गई है, सेल हमारा डेड हो गया है, या कोई सेल ओल्ड हो गया है, या हमारी बॉडी को ग्रो करना है, तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नए सेल्स की ज़रूरत है। और नए सेल्स बनेंगे कैसे? बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस से नए सेल्स बनेंगे। और कौन से दो प्रोसेस बोले हैं हमने अभी? माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी डायग्राम से चेक करते हैं माइटोसिस के अंदर क्या होगा और मियोसिस के अंदर क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस के अंदर जो आपको सामने सेल नजर आ रहा है, जो सिंगल सेल आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट सेल। और जो इस पेरेंट सेल से दो आपको नए सेल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कितने नजर आ रहे हैं आपको? दो नजर आ रहे हैं। और पेरेंट सेल आपको कितना नजर आ रहा है? एक ही नजर आ रहा है। अब देखो, मान लिया हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो गया है, तो तब क्या होगा? हमारा पेरेंट सेल क्या करना शुरू कर देगा? डिवीजन करना शुरू कर देगा। और वो क्या बना देगा? नए सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। और नए सेल्स को क्या नाम बोला हमने? डॉटर सेल। और एक इसके अंदर क्या है, जो माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और आपको पता ही होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और माइटोसिस के टाइम पे क्या होगा? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल के अंदर और पेरेंट सेल के अंदर, वो हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की 1 2 3 4। 4 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के अंदर। डॉटर सेल के अंदर काउंट कीजिए आप 1 2 3 4। यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं? पेरेंट सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जब सेल डिवाइड होगा किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किसी के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? सेल्स बनाने के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है? कुछ अलग नजर आया आपको? इसको देखिए क्या अलग है यहाँ पे। वहाँ पे एक पेरेंट सेल से बने थे हमारे पास 2 डॉटर सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पेरेंट सेल से हमारे पास कितने डॉटर सेल आए हैं? 4 डॉटर सेल। और पेरेंट सेल क्या था? एक ही था। और डॉटर सेल कितने आ गए हैं? 4 आ गए हैं। तो जब भी आपका एक डॉटर सेल एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल बनाए? 4 डॉटर सेल बनाए। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? मियोसिस। क्या बोल देंगे उसको? मियोसिस। अब इसके अंदर क्या चेंज है माइटोसिस के कंपैरिजन में? यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल के अंदर और जो डॉटर सेल है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। कैसा डिफरेंस? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे आपके पेरेंट सेल के अंदर, उससे एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लिया मेरे को 4 पेरेंट सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, और डॉटर सेल में देखिए आप कितने क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? 1 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो हर एक डॉटर सेल के अंदर मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं। और पेरेंट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? 4 क्रोमोसोम्स थे। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है? हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं डॉटर सेल्स के अंदर इन कंपेरिजन टू द पेरेंट सेल। तो यही होता है हमारा मियोसिस प्रोसेस। और दोनों प्रोसेस से होता क्या है? सेल का डिवीजन। एक सेल से 4 सेल बने हैं मियोसिस में। और माइटोसिस में क्या हुआ था? एक सेल से कितने सेल्स की फॉर्मेशन हुई थी? वहां पे 2 सेल्स की फॉर्मेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो देखिए, पेज नंबर 59 से है आपका इंडेक्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? जैसे कि आप जानते हो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है आपका ये कि जो सेल की डिस्कवरी है वो इंग्लिश बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और कब की थी इन्होंने? 1665 के अंदर की थी। और किस चीज़ का यूज़ करके किया था इन्होंने? कॉर्क स्लाइस का यूज़ किया था इन्होंने। कॉर्क कहाँ से मिलती है? बार्क ऑफ द ट्री से मिलती है कॉर्क। और इन्होंने अपना खुद का जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसको बनाया और उसी से इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्स को, और उसका स्ट्रक्चर इन्होंने फिर हमें एक्सप्लेन किया था लाइक अ हनी कॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ की क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपको पता होगा हर एक प्लांट है, एनिमल है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स क्या करते हैं? हर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, साइज प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं हम सब, वो किसके बेस पे करते हैं? स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके? सेल्स के। तो आप बोल सकते हैं कि हर तरह का जो काम है हमारी बॉडी के अंदर, हर तरह का जो शेप साइज है हमारी बॉडी का, उसको कौन मेंटेन करता है? सेल मेंटेन करता है। और इसलिए सेल को क्या बोल दिया गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। सेल के अंदर जैसे मान लिया CO2 को भेजना है, या ऑक्सीजन की एंट्री करवानी है, या वाटर की एंट्री करवानी है, तो किस प्रोसेस के थ्रू कैसे आपका एंट्री और एग्जिट होगी सेल के अंदर, CO2 की और वाटर की? तो जैसे कि आप जानते हो कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे नेचर की है? सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। और जो क्या करती है? कुछ एक सब्सटेंस को ही अलाउ करेगी सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मूवमेंट ऑफ CO2। जो CO2 गैस है उसकी मूवमेंट किस प्रोसेस से होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन में क्या होगा? जैसे मान लिया हमारा सेल है, सेल ने क्या किया? रेस्पिरेशन किया, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन किया तो एनर्जी और CO2 बनी सेल के अंदर, और जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो सेल को क्या करना है? उसको बाहर भेजना है, और बाहर से ऑक्सीजन को क्या करना है? एंट्री करवानी है। तो ये कौन से प्रोसेस से मूवमेंट शुरू हो जाएगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करते हैं। और इसी तरह सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आनी शुरू हो जाएगी? सेल के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस क्या है आपका? डिफ्यूजन प्रोसेस, जिससे मूवमेंट हुई है किसकी? CO2 की। अब है आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर की मूवमेंट किस प्रोसेस से होती है? जैसे कि आप जानते हो ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जब पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी तो वो उसको क्या करेगी? सेल के अंदर भेज देगी। और सेल के अंदर जब पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो सेल से बाहर भेज देगी। तो ये प्रोसेस कौन सा है आपका? ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिससे किसकी मूवमेंट होती है? वाटर की मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? जैसे कि आपको जानते ही हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर किसी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है किसकी मूवमेंट को? सब्सटेंसेस की मूवमेंट को। कहाँ के लिए रेगुलेट करती है? सेल से बाहर जाने के लिए और सेल के अंदर आने के लिए। तो इसलिए क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 63 से है ये क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या करना है? प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल है इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस के लिए आपके यहाँ कुछ एक गैप छोड़ दिया गया है और कुछ एक गैप्स को ऑलरेडी फिल किया गया है। तो जो गैप है आपको वो फिल करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका फिल है, साइज बताया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। सेकेंड पार्ट है इसका न्यूक्लियर रीजन। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है और उस न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम सिंगल है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? एक से ज्यादा। जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल लें, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स, और टोटल बोला जाए तो 46। 23 पेयर्स बोलिए आप या फिर 46 बोलिए, एक ही बात है। नेक्स्ट आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसके अंदर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। आंसर को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ आपका ये। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 65 से आपका क्वेश्चन,
कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आप कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका दूसरी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड है। इन दोनों सेल ऑर्गेनेली की खासियत क्या है, इनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल में क्या आ जाएगा आपका डीएनए एंड राइबोसोम्स, जो कि आपके किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होंगे और प्लास्टिड के अंदर भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन, किसी भी फिजिकल या केमिकल की वजह से हमारा जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट है सेल की, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो क्या उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, हर एक चीज़ अफेक्टेड होगी, क्योंकि हमारा सेल ही क्या करता है, सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। अगर वही हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ही खराब हो गई है, तो सेल की जो भी हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, जो लिविंग हमें बनाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स, लाइजोसोम्स को हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइजोसोम्स हैं एक तरह के बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर क्या फील होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील होते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है, जो भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है या फूड पार्टिकल जाएगा या कोई माइक्रो एंट्री करता है सेल के अंदर, तो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और इसलिए इसको बोला क्या जाता है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सेल के सुसाइड बैग्स। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। आपको पता है जैसे कि राइबोसोम्स क्या है, साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के, और राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे तो ये फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर ये अटैच हो सकते हैं। और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ये करेंगे आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन, क्योंकि किस चीज़ से मिलके बनते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड से, आरएनए से और किससे, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर है, इंटेक्स क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है प्लांट सेल को किस सेल के साथ, एनिमल सेल के साथ। अब प्लांट सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और एनिमल सेल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। आपका नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी, लेकिन किसको छोड़ के, यूग्लेना को छोड़ के। यूग्लेना क्या है, एक प्रोटोजोआ है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। एनिमल होते हुए भी एक एक्सेप्शन है आपकी ये। वैक्यूल का साइज एनिमल सेल के अंदर कैसा होता है, छोटा होता है, और कई बार ये टेम्परेरी भी होता है और कई बार आपका ये एब्सेंट भी हो जाता है। और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है और परमानेंट होते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल किससे फिल रहते हैं, हमेशा सैप से, जिसको हम बोलते हैं सेल सैप वैक्यूल। एनिमल सेल्स के अंदर क्या है, जो गोल्गी एपरेटस है आपकी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और परमानेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो गोल्गी एपरेटस है वो सिंपल होता है और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 6th पार्ट, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। जो एनिमल सेल है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कीजिए डिफ्रेंशिएट। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि आपको पता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका सेल साइज क्या होता है, छोटा होता है। और यूकैरियोटिक के जो सेल हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो अनडिफाइंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस के बाहर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा एक ही क्रोमोसोम होगा और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे। न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे।
सेल डिवीजन किस प्रोसेस से होगी, फिजन से होगी या बडिंग से होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता है। अगर उनको सेल को डिवाइड करना है तो फिजन करना पड़ेगा या फिर बडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सेल डिवीजन के दोनों ही तरीके हैं आपके, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक। कहीं से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई है तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा कि जो सेल है, जो उसका बेसिक फंक्शन जो सेल करता है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अपना बेसिक फंक्शन सेल परफॉर्म नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से सेल क्या होगा, खत्म हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या करती है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी, लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो क्या होगा, हर एक चीज़ सेल के अंदर जाना शुरू कर देगी, कोई भी चीज़ सेल से बाहर आना शुरू कर देगी, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना हमारा जो अंदर का जो कॉम्पोजिशन है सेल का, और इसलिए क्या होगा हमारा कि जो सेल है वो अपना किल ही हो जाएगा एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस। अगर गोल्गी एपरेटस नहीं है तो सेल की जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको पता है गोल्गी एपरेटस करता क्या है, ये कुछ एक चीज़ को मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, पैकेज करता है और सेल से बाहर भेजना है किसी चीज़ को, ठीक है, या किसी चीज़ को अंदर भेजना है, तो ये सारा काम करता कौन है, हमारा गोल्गी एपरेटस। और कई जगह पे तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। और गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी करता है। तो इतना सारा फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा गोल्गी एपरेटस। अगर ये सब चीज़ हमारे जैसे कि लाइसोसोम्स नहीं होंगे, सेल्स के अंदर कुछ स्टोर नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं है तो ये सारे प्रोसेस हमारे नहीं होंगे। तो इसलिए आप बोल सकते हो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं है तो नए सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो कि गोल्गी एपरेटस की वजह से ही पॉसिबल होती है। और गोल्गी एपरेटस नहीं है तो सेल की नई फॉर्मेशन नहीं होगी। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो पावर हाउस है तो किस ऑर्गेनेली को बोला जाएगा पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे कि इस ऑर्गेनेली के अंदर क्या होगा, जो भी हमने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म के अंदर, एटीपी फॉर्म के अंदर। और जब भी हमें एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बोल सकते हो कि जो एटीपी है वो क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इट इज ऑल्सो अ सेलुलर फ्यूल। एक तरह से सेल का क्या है, ये फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। जो लिपिड और प्रोटीन है जिसकी जरूरत पड़ती है सेल को बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, उनकी एक्चुअल में फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। जैसा कि आपको पता है RER किसकी फॉर्मेशन करता है, वो करता है आपके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और जो SCR है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, वो करता है लिपिड्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना बाहर से कैसे ऑब्टेन करता है, क्योंकि आपको पता है ना तो उसके अंदर हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ना माउथ होता है, तो किस प्रोसेस से और किस तरह से वो खाना अंदर लेके जाएगा बॉडी के अंदर। आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की, वो कैसे होती है, वो चेंज होती रहती है, वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप को, साइज को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो जैसे ही उसको सराउंडिंग में खाना नजर आएगा तो क्या कर लेगी, अपने साइज को और शेप को चेंज कर। जैसे कि मान लिया ये अमीबा ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, ये है इसके पास फूड, तो जैसे ही फूड इसके सामने आया तो क्या करेगी, यहाँ पे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करना शुरू कर देगी, मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये खाना कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो मतलब एक तरह से काम किसने किया है यहाँ पे, खाने को अंदर ले जाने के लिए यहाँ पे काम किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, अपने आप को फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसने शेप को चेंज कर लिया है और खाने को कहाँ ले गई है, अंदर ले गई है। और जिस प्रोसेस से खाना अमीबा के अंदर जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाएगा, सेल की हेल्थ से अंदर गया है खाना, और सेल के किस पार्ट की हेल्थ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, कोई भी सोलवेंट है या वाटर है,
अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, किसको क्रॉस करके जाता है वो? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन में किसकी मूवमेंट होती है? गैसेस की मूवमेंट होती है, याद रखेंगे आप। और ऑस्मोसिस के अंदर किसकी मूवमेंट होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो ये था आपका एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन।